Hello and a very warm welcome everybody to the Future Toppers IAS PCS guys. ये वाला जो सेशन है इसके अंदर हम जो गांधीयन मूवमेंट्स है हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका एग्जामिनेशन बॉडी है वो मेजरली दो चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। दैट इज़ गोइंग टू बी एक तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है, और यूरोपियंस ने कैसे एक्सपैंड किया, उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने क्या काम किया। उसके अलावा दूसरा जो कंटेक्स्ट होता है वो होता है इंडियन नेशनलिज्म का, और इसी इंडियन नेशनलिज्म में आते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो उस ज़माने में बने थे एंड आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट होता है दैट इज़ गोइंग टू बी गांधीयन मूवमेंट्स, ठीक है। तो गांधी जी जब भारत आए उसके बाद जो भारत के अंदर जो गतिविधियां घटित हुई उस समय पे किस हिसाब से चीज़ें जो है ना, मतलब उसके ऊपर सवाल बनती है। मतलब गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर जो फैक्ट्स हैं, देन चौरी चौरा है, ठीक है, देन इस टाइम पे कौन सी चीज़ें शुरू की गई, उन सब चीज़ों के ऊपर सवाल बनाया जा सकता है। उसके बाद जो क्रोनोलॉजी के अंदर जो लेवल ऑफ इवेंट्स घटित हुए हैं तो एग्जामिनेशन क्या कर सकता है, उस क्रोनोलॉजिकल लेवल पे भी आपसे है ना सवाल जो है वो बना के पूछ सकता है कि भाई ये जो फॉलोइंग इवेंट्स है इसको आप क्या करें, आप क्रम में सजाएं। दैट इज समथिंग दैट दे कैन डू। सो उसी हिसाब से इस सेशन के अंदर हम यही चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे जैसे मैं ये आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ, ये आपको फ्लो चार्ट के अंदर, अब इसके अंदर मेजरली सारा ही इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर लॉजिक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। ऑलराइट, बट इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो ये वाला जो PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको भी आपने क्या करना है, साथ साथ में गो थ्रू करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो है ना रिपीटेड लेवल पे आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई रिपीटेड लेवल पे यहाँ पे जो है ना सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो आप देखोगे और वही चीज़ें आपको क्या करनी है दूसरे वाले इसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर जब देखोगे तो वही सेम चीज़ आप एक्सपेक्ट करो कि जो हम बात कर रहे हैं उसी के ऊपर सवाल बनाए जा रहे हैं। जैसे दैट इज आप यहाँ पे खुद देखेंगे, मैंने आपको बोला था ना कि ये जो एसोसिएशंस होते हैं उसके ऊपर सवाल बनाए जाएंगे कि भाई कब बने, क्रोनोलॉजी में सजाओ, कौन फाउंडर थे, कहाँ पर सक्रिय थे, कौन से एरिया में। तो वही सवाल यहाँ पे बना दिया इन लोगों ने। इसके अलावा बोल देंगे कि भाई आईएनसी के प्रेसिडेंट के बारे में कि भाई कौन कितने टाइम बैठा था। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने क्या काम किया, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, ये काम क्या किया इन लोगों ने। इनमें से कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे, कौन से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थे। आईएनसी जो था, आईएनसी के एजेंडाज और गोल्स क्या थे। मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स ने क्या काम किए। आज के टाइम में एग्जामिनेशंस जो है ना, एग्जामिनेशंस इवॉल्व कर रही है। एग्जामिनेशन आज के टाइम में ज़्यादातर कहाँ पे जा रही है पता है आपको, कि पहले एग्जामिनेशन फैक्ट्स के ऊपर जाती थी, बट आज एग्जामिनेशन कहाँ जा रही है, आज एग्जामिनेशन लॉजिक एंड एनालिसिस पे जा रही है। कि भाई अगर आईएनसी अगर मॉडरेट्स हैं तो बिलो चार ऑप्शंस में से क्या आपको लगता है कि इसमें से कौन से आईएनसी के सक्सेसेस थे, या कौन से आईएनसी के वीकनेसेस थे, या मॉडरेट्स के सक्सेसेस या मॉडरेट्स के वीकनेसेस, ऐसे करके आपसे सवाल जो है ना इस हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज दैट साइमल्टेनियसली जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पूछना है। ये देखिए जैसे सीडीएस के 2024 के पेपर में पूछा गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और उसके फाउंडर्स, यहाँ पे 2024 के सीआईएसएफ के पेपर में सीधा सीधा सवाल बनाया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन लोग इन्वॉल्व थे। वही सेम स्टेटमेंट, वही सेम चीज। अब वो भी आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सवाल पूछा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में भी सवाल पूछा है, आगे अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो रिपीटेड लेवल पे सवाल आपके यहाँ पे बन रहे हैं। अब कमिंग बैक टू आवर मेन कंटेक्स्ट ऑफ दैट इज द द क्रोनोलॉजी, दैट इज गांधी जी ये भारत आए एंड देन फिर उसके बाद हमने ये चीज़ देखा था पिछले सेशन में कि गांधी जी ने अलग अलग जो सत्याग्रह थे, दैट इज द इनिशियल 3 सत्याग्रह गांधी ने किए थे। दैट इज द चंपारण सत्याग्रह, देन देर इज गोइंग टू बी द खेड़ा सत्याग्रह एंड देन देर इज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये 3 सत्याग्रह एंड देन फाइनली इन्होंने क्या किया था, द रावलाट सत्याग्रह। तो ये चीज़ अपने को पता है। अब उसी टाइम पे क्या हुआ कि इफ आई अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि होता क्या है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, बाय द टाइम पीरियड ऑफ अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चला। अब इस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इंडिया जो है, ऑफ इंडिया जो है उसके वजह से वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, बट इंडिया को ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट बनाया गया था। अब जब इंडिया को ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट बनाया गया था तो इस टाइम पे जो सभी लोग थे ना, सब लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट थे। फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट्स थे,
ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया से बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करके जंग में लड़ा रहे थे। अब मॉडरेट्स यहाँ पे जंग को है ना सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे थे, क्योंकि मॉडरेट्स का ये अपेक्षा था कि अगर इंडियंस ने सपोर्ट किया तो अगर ब्रिटिशर्स इस जंग को जीत जाएंगे वर्ल्ड वॉर 1 को, तो इन रिटर्न जो हमें थोड़े बहुत रिफॉर्म्स चाहिए ना, अंग्रेज क्या करेंगे, हमें वो रिफॉर्म्स दे देंगे इंडिया के अंदर। तो मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 1 को। जब अपने एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया था उस टाइम पे, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा था कि एक्सट्रीमिस्ट का लक्ष्य जो है ना, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज स्वराज, एंड स्वराज विदाउट ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश, दैट वाज द आइडिया। मॉडरेट्स का था रिफॉर्म्स, मॉडरेट्स को रिफॉर्म्स चाहिए थे। तो एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट किया ये बोल के कि भाई अगर हम सपोर्ट करेंगे तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश हमें दे सकती है। लेकिन अंत में थे रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज ने इन दोनों पार्टी से अपोजिट होकर ये कहा कि हमें इस मौके को यूटिलाइज करना चाहिए और इस मौके पे हमें अंग्रेजों को मजा चखाना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ हमें काम करना चाहिए। एंड उसी टाइम पे थे रेवोल्यूशनरीज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैडम भीकाजी कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सब लोगों ने काम किया था, वीर दामोदर सावरकर। अब जब ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है अलॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए थे इंडिया के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स थे, सोशल इम्पैक्ट्स थे, पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, सब चीज़, भुखमरी, बीमारी, सब चीज़ आ गया था भारत में। तो जब 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, उस टाइम पे हमने क्या किया था, वी स्टार्टेड अ लॉट ऑफ यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म दिखाया, अंग्रेज़ों से सवाल उठाने शुरू किए, एंड उसी के रिटेलिएशन में इंडिया का नेशनलिज्म को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो रावलाट एक्ट है ना उसको लेके आए थे। अब रावलाट एक्ट का ओरिजिनल नाम हमसे पूछा जा सकता है कौन से व्यक्ति ने इसको आगे लेके आया, दैट इज जज सिडनी रावलाट। एंड रावलाट एक्ट लाया गया तो इसके विरोध में हमने क्या किया, दैट इज वी स्टार्टेड द रावलाट सत्याग्रह। रावलाट सत्याग्रह के टाइम पीरियड पे जलियनवाला बाग हुआ, और यहाँ पर आपसे सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल के बारे में पूछ लेंगे कि भाई कौन से ऐसे लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था, वैसा, ठीक है। बट नॉट ओनली दिस, अब हुआ क्या ना यहाँ पे कि 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उस टाइम पे जो टर्की था, तो टर्की उसने साथ दिया था जर्मनी का, एंड टर्की के अंदर बैठते थे खलीफा, दैट वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक पीपल। सो टर्की से जब उसके एरियाज एंड जो ट्रीटी करी गई ब्रिटिश द्वारा टर्की के साथ, तो वो ट्रीटी जो है ना वो कहीं ना कहीं खलीफा के पोजीशन को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, और टर्की से उनके एरियाज को छीन लिया गया था। तो ये चीज़ मुसलमानों को पसंद नहीं आई। तो मुसलमानों ने वर्ल्ड लेवल पे क्या किया था, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की बहुत सारे जगहों पे कॉलोनीज वगैरह हर एक जगह पे थी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द इस्लामिक पीपल स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट द वर्ल्ड लेवल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर भी कुछ मुसलमान थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत करी। अब इंडिया के अंदर जब ये नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत करी गई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे आप क्या देखेंगे कि कौन से लोगों ने, कौन से इस्लामिक लोगों ने भारत के अंदर एक नए, जब इन लोगों ने एक सॉरी, नॉन कोऑपरेशन नहीं, खिलाफत, खिलाफत यहाँ पे हर एक लोगों ने खलीफ के प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने क्या शुरुआत किया था, खिलाफत, ठीक है, खिलाफत। और वही सेम खिलाफत जो है ना भारत के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी इन द ईयर ऑफ 1919 इटसेल्फ। एंड इंडिया के अंदर कुछ इस्लामिक लोग थे जिन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट को शुरुआत किया और एक एसोसिएशन बनाया जो इस खिलाफत मूवमेंट को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। सो वो एसोसिएशन जो था ना, इट वाज नोन एज ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। अब इसके मेंबर्स आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके मेंबर्स के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, ये याद रखना। इन लोगों ने क्या किया कि दे स्टार्टेड ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और इन लोगों ने धीरे धीरे करके यही ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को सितंबर 1919 में बनाया। और इनका मकसद क्या था, एम क्या था, कि ये लोग अंग्रेज़ों को बताना चाहते थे कि भाई तुमने अगर हमारे डिमांड्स पूरी नहीं किए ना तो हम कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे शायद तुमको अच्छा नहीं लगेगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों ने बहुत अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, दैट इज़ खिलाफत मैनिफेस्टो। एंड इन लोगों ने क्या किया था, दैट इज़ अंग्रेज़ों के साथ इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, मतलब दे डिड नॉट कोऑपरेट। अंग्रेज़ों को इन लोगों ने थोड़े बहुत लेवल पे आगे चल के बॉयकॉट वगैरह का चीज़ें स्टार्ट करने लग गए थे, जब तक ये टर्की को अंग्रेज सही लेवल पे खलीफा के साथ ट्रीटी ना करे, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग खिलाफत मूवमेंट करते रहेंगे। अब दे न्यू, ठीक है, आगे चल के क्या हो गया, गांधी जी भी इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के मेंबर बने, एंड देन गांधी जी इसके चेयरमैन भी बन गए। गांधी जी को पता था कि अगर जो ये खिलाफत मूवमेंट है ये सक्सेसफुल नहीं होगा अगर आईएनसी का सपोर्ट नहीं रहा तो, ठीक है, तब तक जो है जलियनवाला बाग ऑलरेडी हो चुका था।
एंड खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि जलियांवाला बाग अगर आप देखोगे तो ये अप्रैल में हुआ था। यहाँ पर आप सीधा सीधा मैंने यहाँ पे टाइमलाइन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहाँ गया, ओके, मार्च 1919, तो अप्रैल के अंदर हुआ, ठीक है, वो टाइमलाइन के अंदर है। सो अप्रैल के अंदर देर वॉज द जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड जस्ट उसके बाद फिर खिलाफत कमेटी चल रहा था। गांधी जी बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, गांधी जी चेयरमैन भी बन गए। एंड गांधी जी को पता था कि भाई आईएनसी के सपोर्ट के बगैर ये मूवमेंट कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसी टाइम पे जलियांवाला बाग मैसेकर भी हो चुका था एंड इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो गांधी जी को पता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो उस टाइम पे गांधी जी ने कांग्रेस से बात किया, एंड कांग्रेस ने भी, आईएनसी ने भी उस टाइम पे हाथ मिला लिया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी से। एंड देन फिर साथ में उन लोगों ने क्या किया, लेटर ऑन जाके 1920 में दे स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। सो 1920 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी गई। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन आपसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनेशन ने, यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी ने इसी टॉपिक पे एक साल में 2 बार सवाल पूछ लिया, एंड वो भी सिमिलर लेवल पे, ठीक है। अब ये चीज़ उन्होंने कैसे किया, ये चीज़ समझना। मतलब उन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर सवाल पूछा, ठीक है, दिस वाज द आइडिया। उन लोगों ने सवाल पूछा, फिर उन लोगों ने इस पॉइंट पे सवाल पूछा, ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है ना, इसके ऊपर सवाल पूछा कि भाई क्या बॉयकॉट किया गया था या क्या नॉन पेमेंट किया गया था क्या, एंड इसके अलावा क्या पंचायत वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे थे क्या, तो इस पॉइंट पे। सो हुआ क्या कि जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है 1920 के अंदर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर जो ये लोग स्वदेशी, बॉयकॉट, सब चीज़ ये लोग लेके आ जाते हैं। दैट इज अंग्रेजों को ये पूर्ण रूप से बॉयकॉट कर लेते हैं। देन 1920 से अब आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। 1920 से फिर 1920 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने, ठीक है, दिसंबर के अंदर जो एक सेशन कंडक्ट किया, कहाँ पे कंडक्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज नागपुर। इस टाइम पे ये हर एक एग्जाम ने पूछा हुआ है, दैट इज ना, इन लोगों ने एक नया जो बदलाव है ना वो सब करे, नया एक अपना कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन भी इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। सो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन लोगों ने क्या था, द गोल ऑफ द कांग्रेस वाज चेंज्ड फ्रॉम अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस। मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल को इन लोगों ने क्या किया, अडॉप्ट किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ से फिर नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट के तहत जो गांधी जी के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलते रहा, 2 सालों तक चला, दैट इज 1922 तक वो चलते रहा। अब 1922 तक जब वो चलते रहा, इस टाइम तक अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत सारे इंडियंस को उन लोगों ने गिरफ्तार करके जेल में बंद किया। 1922 के फरवरी 1 को गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि भाई उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ो, वरना हम जो है अभी तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, हम अभी तुम्हारे साथ क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस। मतलब क्या होता है, अभी तक तो सिर्फ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब जो है तुम्हारे द्वारा बनाए गए जो भी कानून है ना, उन सारे कानूनों का भी हम उल्लंघन करेंगे, हम तुम्हारे बनाए गए कोई भी कानून को हम नहीं मानेंगे। तो अगर तुम नहीं चाहते हो ये चीज़ हो, तो फरवरी 1 को इन्होंने चेतावनी दे दी कि भाई इनको छोड़ो। अंग्रेज़ों को लग गया मिर्ची, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने सारे ही ऑफिसर्स और पुलिस वगैरह सबको ये स्ट्रिक्ट हिदायत दी कि भाई कोई भी लोग है ना, इन सबको तुम लोग क्या करो, कंट्रोल में रखो। उसी टाइम पीरियड पे चौरी चौरा का घटना हो गया, और आपको पता है चौरी चौरा का घटना क्या होता है, कहाँ पर है चौरी चौरा, इट इज़ इन यूपी। ऑलराइट, अब जैसे ही 5 फरवरी, डेट याद रखना है, 5 फरवरी चौरी चौरा का घटना हुआ 1922 में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने जो फरवरी 12 है, बस एक हफ्ते के भीतर भीतर गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग कहाँ बुलाया, बारडोली के अंदर बुलाया, और इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा यहाँ पे ले लिया गया और अभी तक हम अहिंसक रूप में काम कर रहे थे। याद रखना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग था ये। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया कब गया था, ये 15 मेंबर का कमेटी था, ठीक है। कितने मेंबर का कमेटी था, 15 मेंबर का कमेटी था। कब बनाया था, नागपुर सेशन 1920 में। अब आपसे पॉइंट ये भी है कि इन 2 सालों में 1920 से लेकर 1922 तक क्या क्या किया गया। सो हमने स्वदेशी किया, स्वदेशी कहाँ कहाँ पर किया, हमने एजुकेशन, ठीक है, दैट इज़ अलग अलग अपने यूनिवर्सिटीज़ हमने बनाए, भारतीय विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सब चीज़ें हमने बनाई। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने स्वदेशी किया, आत्मनिर्भरता किया, देन एजुकेशन तो हो गया, देन रिलीजियस लेवल, कल्चरल लेवल, ये सब चीज़ों पे सब पे हमने स्वदेशी किया। अंग्रेज़ों का हमने क्या किया, बहिष्कार किया। बहिष्कार किस चीज़ का किया, अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए टाइटल्स का भी बहिष्कार किया, अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे उन सब चीज़ों का हमने बहिष्कार किया। तो मेजरली सारी ही चीज़ों का हम बहिष्कार कर रहे थे, और यही चीज़ एग्जामिनेशन ने आपसे पूछा। अब जैसे ही
जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ उस टाइम पे अब याद रखना कि उसके बाद दो नए ग्रुप्स उभर के आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजर्स। ठीक है, ये याद रखना, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। अब ये स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स जब आए, ठीक है, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स आए, तो याद रखना कि स्वराजिस्ट का मेन मकसद क्या था कि वो जो है काउंसिल्स के अंदर, मतलब संसद के अंदर जाके अंग्रेजों द्वारा जो लाए गए बिल्स है ना, उस बिल्स को वो हराने का प्रयास करती थी, मतलब वो उनका मकसद था। और इसके सबसे मेन लीडर्स कौन से थे? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये इनके मेन लीडर्स थे। तो सी आर दास क्या थे? प्रेसिडेंट बने, मतलब जब स्वराजिस्ट का ये मकसद था कि वो संसद में जाके ये चीज़ करना चाहती थी, तो उसके विरोध में नो चेंजर्स हुआ करते थे। अब नो चेंजर्स कौन थे? नो चेंजर्स ये लोग थे कि जब गांधी जी ने यहाँ पे बोला था कि भाई हमें बंद करना पड़ेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्योंकि हिंसा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि अगर बंद कर देंगे तो क्या करना चाहिए हमें? तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा हमें कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस करना चाहिए, मतलब हमें वो काम करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर एकता बढ़े, लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़े, स्वदेशी करना चाहिए, हैंडलूम्स पे बात करनी चाहिए, खादी बनानी चाहिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर एकता बढ़े। और अगला मूवमेंट जब भी अपने करें तो उस टाइम पे हमारा एकता इतना हो कि हम लक्ष्य तक पहुंच ही जाए। तो इसको कहा गया कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। और ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को कुछ लोगों ने जो समर्थन किया कि हाँ भाई गांधी जी जो बोल रहे हैं वही करेंगे, उनको कहा गया नो चेंजर्स, कि भाई जैसा गांधी जी बोल रहे हो उसमें अपने को कोई चेंज नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें संसद में जाके आवाज भी उठानी पड़ेगी, वरना अंग्रेज संसद को एक ऐसा हथियार बना देंगे जिससे वो भारतीयों को और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। तो वो चीज के लिए किसने बात करी? स्वराजिस्ट ने बात करी। सो जब नो चेंजर्स ने कहा कि नहीं भाई अगर तुम लोग जाओगे संसद में तो कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद है ना वो वीक हो जाएगा, तो उस टाइम पे स्वराजिस्ट ने बोला अगर ऐसा ही है तो हम छोड़ देंगे कांग्रेस। एंड उसी चीज को रोकने के लिए फिर गांधी जी ने बातचीत करी और मसला को सॉल्व किया और कहा कि ठीक है भाई तुम लोग लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे दो लीडर्स थे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने क्या किया, एक नए पार्टी की शुरुआत करी जो कांग्रेस के भीतर ही काम करेगा, एंड दैट वाज दी स्वराज्य पार्टी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू वाज वन ऑफ इट्स सेक्रेटरीज, मतलब सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं थे, मल्टीपल सेक्रेटरीज थे, एंड मोतीलाल नेहरू उसमें से एक थे। ये याद रखना कि ये जो स्वराज पार्टी था ये कांग्रेस का ही पार्ट था, ये कोई अलग भाग नहीं था। ये सवाल आपसे पूछेंगे। अब फिर उसके बाद इलेक्शंस हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, और उस इलेक्शंस में स्वराजिस्ट ने जो है ना टोटल 42 सीट्स जीते, 141 इलेक्टेड सीट्स में से। और इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे जब फिर एक्टिविटी शुरू होने लग गई, मतलब 1923 से लेके 1927 तक, सॉरी 1923 से लेके 1927 तक इन लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज अपने करते चले गए। जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज अपने करते चले गए, फिर 1927 में एक नया कमीशन आया, दैट इज साइमन कमीशन। ठीक है, ये याद रखना। अब इसी टाइम पीरियड पे जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहे थे, ये याद रखना गांधी जी को इस टाइम पे अरेस्ट भी किया गया था। ठीक है, कितने सालों के लिए? 6 साल के लिए, लेकिन उनको 2 सालों के अंदर ही छोड़ दिया गया। कब छोड़ा गया उनको? फरवरी 1924 में। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि हेल्थ ग्राउंड में, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब उसी टाइम पीरियड पे 1924 में एक नया रेवोल्यूशनरी संस्था भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा था नॉर्थ इंडिया में, एंड दैट इज गोइंग टू बी दी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, जिसको कानपुर में फाउंड किया गया। और ये सवाल आपसे पूछेंगे कि भाई कौन से लोग फाउंडर्स थे HRA के और इनका मकसद क्या था। ठीक है, ये आपसे स्टेटमेंट दे देंगे और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि भाई ये इन 4 ऑर्गेनाइजेशन में से किसका एम था। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना है आपने। एंड HRA का जो है ना बाद में जाके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग इसी के साथ संबंधित रखते हैं। अब HRA को बाद में क्या किया गया, 1928 में एक दूसरा नाम दे दिया गया, HSRA। ठीक है, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब HSRA जो है वो सोशलिज्म के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भार रखता था। ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। अब हुआ क्या कि इसी टाइम पे जब ये HRA जब फंक्शन कर रही थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे कुछ और सेशंस भी हुए। आपको ये सेशंस का क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दैट इज बेलगाम सेशन का एक इंपॉर्टेंस है कि गांधी जी वॉज दी, और गांधी जी सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेलगाम सेशन। इस टाइम पे 1925 में क्या गतिविधियां हुई, 1925 में रेवोल्यूशनरी लेवल पे HRA ने क्या क्या काम किया, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, देन ठीक है,
नवजवान भारत, ओके सो दिस इज देयर, बट मेन आपसे अब पॉइंट आ जाएगा 1927 का। एग्जामिनेशन आपसे क्या पूछेगा 1927 के साइमन कमीशन के बारे में। अब देखिए मैं इतना ज़्यादा आप लोगों से ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि भाई हर एक एक्टिविटी अपने को गो थ्रू करना है। द रीज़न बीइंग इज कि ये फाउंडेशन नहीं है, दिस इज अ रिविजन मॉड्यूल जहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई आपसे सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे कि भाई साइमन कमीशन जो है कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया, एंड बिकॉज वो एक्ट के तहत बनाया गया दैट इज जीओ एक्ट 1919, तो इसको अपने कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। इसको कौन से सेक्शन के अंदर बनाया गया था, सेक्शन 84 के तहत, जिसके तहत कहा गया था कि 10 सालों के बाद एक से एक कमिटी बनाई जाएगी, एक स्टैट्यूटरी कमिटी बनाई जाएगी। लेकिन साइमन कमीशन कब बनाई गई, 1919 से 1927, मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर साइमन कमीशन बना दी गई थी। अब ये जो साइमन कमीशन आया उसने क्या क्या रिपोर्ट्स दिए, ऑलराइट, और उसके जो सब कमिटीज़ थे उसके ऊपर भी सवाल बनाया जा सकता है। दैट इज इसके सब कमिटी क्या थे, सबसे पहले तो फिलिप हार्टॉग कमिटी टू लुक एट द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, देन ब्रिटिश इंडिया एंड नेटिव स्टेट्स, ठीक है, तो इसके लिए बटलर कमेटी की शुरुआत करी गई थी, बटलर कमेटी की। ये याद रखना, ये सब कमिटीज़ के ऊपर एग्जामिनेशन सवाल बनाता है। सो एंड इसके अलावा साइमन कमीशन ने क्या चीज़ रेकमेंड करा था वो भी उसके ऊपर भी रहेगा पॉइंट। अब साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन का मेन काम क्या था कि भाई साइमन कमीशन जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा उस रिपोर्ट के ऊपर क्या होगा ना, उस रिपोर्ट के ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट होंगे, और वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये निर्धारित करेंगे कि आगे का जो कानून प्रणाली रहेगा वो कैसे बनेगा, आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है वो कैसे बनेगा। अब यहाँ पर ठीक है, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, तो इसके लिए दूसरा बना, दूसरा भी फेल हो गया तो तीसरा बना, और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर फाइनली जो चीज़ सोचा गया उसके तहत जीओआई एक्ट 1935 की बनावट करी गई। ये चीज़ याद रखना। अब इसी टाइम पीरियड पे जब 1927 में साइमन कमीशन आया, इसका हम सब लोगों ने विरोध किया। एग्जामिनेशन आपसे ये पूछेगा इस चीज़ के बारे में, दैट इज़ आईएनसी का एक सेशन हुआ था मद्रास में जिसके चेयरमैन थे मोहम्मद अली अंसारी। इस सेशन के अंदर कांग्रेस ने सीधा सीधा ये कह दिया था कि हम साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। मेजरली सारे ही पार्टीज़ ने भारत के क्या किया था, इसका बहिष्कार किया था, बट कुछ पार्टीज थे जिन्होंने यहाँ पे बहिष्कार नहीं किया, एंड दैट इज गोइंग टू बी यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन साउथ। ऑलराइट, बॉयकॉट नहीं किया इन लोगों ने। अब इसके विरोध में हमने क्या किया, हमने एक नेहरू कमेटी की शुरुआत करी एंड नेहरू कमेटी बनाई। अब एग्जाम आपसे क्या पूछेगा कि भाई उस नेहरू कमेटी में कितने लोग थे और कौन से मेंबर्स थे, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। नेहरू कमेटी ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई और उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी ये भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पढ़ लेना है। नेहरू रिपोर्ट ने इनिशियली क्या कहा था कि हम अंग्रेज़ों से 2 साल के भीतर डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ का विरोध यंगर सेक्शंस ऑफ आईएनसी ने किया। यंगर सेक्शंस ऑफ आईएनसी मतलब क्या, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू। ये नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसका विरोध किया था इन दोनों व्यक्तियों ने। क्यों, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से 2 इयर्स के अंदर इनको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन ये लोग जो है ना, दैट इज ये लोग वो नहीं चाहते थे, ये लोग जो हैं दे वांटेड समथिंग मोर, ये लोग इस चीज़ से नाखुश थे। क्योंकि हुआ क्या ना कि जब 1927 में ये सेशन कंडक्ट किया गया, इसी सेशन में एक फास्ट लेवल पे रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू, और उस रेजोल्यूशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू अब बोल रहे हैं कि भाई हम तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और 1928 में आप जो है अगेन डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, नो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो यहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो सही थी, ठीक है, और ये आपको याद रखना है, बट जो ये वाला पॉइंट था ना 2 इयर्स वाला, इसको फिर गांधी जी बीच में आए और गांधी जी ने दोनों से बात किया और गांधी जी ने फाइनली ये चीज़ बोला कि हम ब्रिटिशर्स से ये डिमांड करेंगे कि भाई 1 साल में तुम हमको डोमिनियन स्टेटस दो, अगर नहीं दिए फिर हम एक नया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसका मेन लक्ष्य होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 1928 में जब अगस्त में नेहरू रिपोर्ट फाइनलाइज हुई तो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये मसले चल रहे थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस एक साइड पे एंड नेहरू कमिटी एक साइड पे, एंड गांधी जी बीच में आया और 3 महीनों में मसला सॉर्ट किया, एंड दिसंबर 1928 में क्या किया गया, ये चीज़ डिसाइड किया गया जब कांग्रेस के सेशन में लाहौर के अंदर जब कांग्रेस के सेशन में ये चीज़ डिसाइड किया गया कि हम जो है ना 1 साल देते हैं अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ हमें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, अगर नहीं दिया
तो दिसंबर 1929 में हम ऐलान कर देंगे कि हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब लॉन्च करेंगे दिसंबर 1929 के बाद कांग्रेस के सेशन में। तो इन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया, अंग्रेजों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजों ने 1 साल ऐसे ही जाने दिया। एंड देन फिर दिसंबर 1929, अब देखो दिसंबर 1928 में ये सेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन 1 ईयर वाला एंगल लाया गया था। अब 1 साल तो बीत गया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद अंग्रेजों ने जब कुछ नहीं किया, तो दिसंबर 1929 में लाहौर के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को किया, ठीक है। एंड देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट भी किया। फिर उसके बाद रावी नदी के किनारे इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट किया। 26 जनवरी को सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात करी। ये याद रखना, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि लाहौर सेशन में क्या क्या चीज़ हुआ। तो पूर्ण स्वराज, इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट किया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया गया, एंड जनवरी 26 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात करी गई। ऑलराइट, एंड देन अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होना था, तो इसके लिए जनवरी 1930 से गांधी जी, अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में लॉन्च होना था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक टेम्पो बिल्ड करने के लिए उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे, एंड दैट वाइसरॉय, ठीक है, दैट वाइसरॉय इज गोइंग टू बी इरविन, ठीक है, इरविन। सो वाइसरॉय को इन्होंने 11 पॉइंट डिमांड पुट अहेड किया कि भाई ये हमारी डिमांड्स है। जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने उस बात को ढंग से सुना नहीं, समझा नहीं, एंड जब उन्होंने समझा नहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गांधी जी ने फिर डिसाइड किया कि वो दांडी यात्रा करेंगे, ठीक है। तो 1930 के मार्च 12 में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई, एंड अप्रैल 6 तक जब दांडी यात्रा पूरी हुई, उसी के साथ इन्होंने सॉल्ट के लॉ को तोड़ते हुए सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करी। सिविल डिसोबीडियंस मतलब ही क्या, मतलब ये कि भाई अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो भी कानून है ना, उन कानूनों का उल्लंघन करना, चाहे वो फॉरेस्ट लॉज हो, चाहे वो फ्लैग लॉज हो, चाहे वो पुलिस लॉज हो, चाहे वो टैक्स लॉज हो, चाहे कोई भी लॉज हो, ये सारे ही कानूनों का उल्लंघन करना, दैट वाज द आइडिया दैट वाज देयर। एंड यहाँ पे वही चीज़ करी गई थी कि जब ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया, इसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो लॉज थे ना, उसको तोड़ा गया। अब परीक्षा आपसे यही पूछेगा कि भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग कौन से कानून तोड़े गए थे, तो वही चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिवर्स इंजीनियरिंग वाले डॉक्यूमेंट में भी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें करी गई थी। ये पेडेस्ट्रियन मार्चेस में एग्जामिनेशन आपसे बहुत सवाल पूछता है कि भाई तमिलनाडु में कौन से व्यक्ति थे, मलाबार के अंदर कौन से व्यक्ति थे, इसको इंटरचेंज करके एग्जामिनेशन सवाल पूछ लेता है, ठीक है। देन इसके बाद सॉल्ट एजिटेशंस कहाँ कहाँ पर हुई थी, जो फ्लैग एजिटेशंस थे उसको किसने लीड किया था, ऐसे करके सवाल पूछ लेंगे। ऑलराइट, सो फिर इसमें कौन से क्या क्या एटीट्यूड था अलग अलग सेगमेंट्स का। सो दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव एग्जामिनेशन कैन वेरी वेल आस्क अ क्वेश्चन अपॉन। सो सीडीएम जो है ना, 1930 के अंदर सीडीएम की शुरुआत हुई, एंड 1930 के बाद जब 1930 में शुरुआत हुई, उसी टाइम पीरियड पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होना था। अब यहाँ पे एग्जाम आपसे क्या पूछ लेगा कि भाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट्स कौन से लोग पार्ट लिए थे, क्या गांधी जी ने पार्ट लिया था क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे बिजी किस चीज में बिजी थी, कांग्रेस उस टाइम पे बिजी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्योंकि आप खुद देखो 1930 से 31, दैट इज मार्च में दांडी मार्च की शुरुआत करी गई, ठीक है। दिसंबर 1930 तक ये लोग करे ही जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज गांधी जी एंड द अदर लीडर्स सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। उसी टाइम पीरियड पे जो साइमन कमीशन था उसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, और उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ था। कब कंडक्ट हुआ था, नवंबर 1930 टू 31। एंड उसके कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, हर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ कंडक्ट होगा, लंदन के अंदर। ऑलराइट, एंड उसके पार्टिसिपेंट्स ये लोग थे, लेकिन ये लोग जो थे ना, दे वर द माइनॉरिटी, बिकॉज जो मेजोरिटी थी वो थी आईएनसी, एंड आईएनसी क्या कर रही थी, आईएनसी सीडीएम कर रही थी। सो आईएनसी के कोई भी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं किया, और जब नहीं किया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, फेल हो गया। अब जब ये फेल हो गया, आपसे यही पूछेंगे कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, तो ये याद रखना, ठीक है। सो जैसे ही वो फेल हो गया, तो वहां पर क्या हो गया कि भाई इरविन ने फिर गांधी जी को बोला 1931 में कि भाई आओ मिलके बात करते हैं। उस टाइम पे गांधी जी ने वापस से डिमांड्स अपने रेस किए, और जब डिमांड्स को रेस किया तो इरविन और गांधी जी के बीच में बात हुई, और वो लोग कुछ मसले पे पहुंचे। एंड जब वो मसले पे पहुंचे, जो भी बातचीत उन्होंने करी, जो भी डिमांड्स को अग्री किया, तो गांधी जी और इरविन की बातचीत को कहा गया गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं दिल्ली पैक्ट भी, दिल्ली पैक्ट भी आप इसको कह सकते हैं।
अब गांधी इरविन पैक्ट इसको अपने कहते हैं, तो वो गांधी और इरविन के बीच में बातचीत थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना था अभी कांग्रेस को। सो कांग्रेस का जनरली सेशन दिसंबर में कंडक्ट होता है, लेकिन गांधी जी और इरविन की बात जब फरवरी में हो चुकी थी, तो इस बात को, ठीक है, इस पैक्ट को मोहर लगाने के लिए आईएनसी ने एक तत्काल सेशन आयोजित किया, दैट इज इन कराची। एंड इस कराची सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एंड इसके अंदर अब कहा गया कि भाई गांधी इरविन पैक्ट को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई गांधी इरविन पैक्ट के अंदर कौन से प्रोविजंस थे जिसपे अंग्रेजों ने माना गांधी जी की बात, और कौन से प्रोविजंस थे जिसपे अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। दैट इज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बात अंग्रेजों ने नहीं मानी थी। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब कराची सेशन में क्या क्या चीज हुआ, सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा। अब क्योंकि यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट एक्सेप्ट हो गया, अब कांग्रेस ने बोला कि ठीक है भाई, सीडीएम को अपने क्या करेंगे, सस्पेंड करके वी विल गो टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में कंडक्ट किया जा रहा है सितंबर टू दिसंबर 1931 में। अब जैसे ही गांधी जी, ठीक है, गांधी जी यहाँ पे जाते हैं, गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी यहाँ पे जाती है। तो जैसे ही ये जाते हैं वहाँ पे एक नई बात चलने लगती है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस होते हैं, उनको एक अलग सा सेपरेट इलेक्ट्रेट देने की बात चल रही थी। अब गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट, तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। जब वहाँ पे नहीं माना गया तो गांधी जी छोड़ छाड़ के वापस आ गए। एंड जैसे ही गांधी जी वापस आए, ठीक है, गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वापस से सीडीएम को रिज्यूम करेंगे। लेकिन उस टाइम पे अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। एंड अरेस्ट करने के बाद सीडीएम तो शुरू हुआ, लेकिन सीडीएम जैसा पहले फेज में चल रहा था ना, दैट इज फ्रॉम 1930 से 1931 तक जो सीडीएम चला पहला फेज, वो बहुत पावरफुल चला। लेकिन 1932 में, दैट इज दिसंबर से आने के बाद 1932 में जब वापस से रिज्यूम किया गया सीडीएम को, इस टाइम पे अंग्रेजों ने सीडीएम को चलने नहीं दिया। ठीक है, मतलब अरेस्ट करके लोगों को जेल में डाला। सो दिस इज व्हाट वाज दे। अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, याद रखना, पहले 22 में अरेस्ट किया गया था, ठीक है, फिर उसके बाद 1932 में अरेस्ट किया गया। अब उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, एक नया अवार्ड लाया जाता है, दैट इज कम्युनल अवार्ड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस कम्युनल अवार्ड में। ऑलराइट, कम्युनल अवार्ड बेसिकली था क्या कि अंग्रेज चाहते थे कि इंडियंस के अंदर जो नेशनलिज्म है ना, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो। इसीलिए उस टाइम पे एक जो प्राइम मिनिस्टर थे अंग्रेज़ों के, दैट इज़ रैमसे मैकडोनल्ड। रैमसे मैकडोनल्ड ने क्या किया, एक नया अवार्ड वो लेके आया, जिसके तहत उसने कहा कि भाई जो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स है वो बाकी सब लोगों को मिल रहा है, तो वही सेम चीज़ अनटचेबल्स, दैट इज़ दलित वाले जो सेगमेंट है ना, उनको भी मिलना चाहिए। तो जैसे ही ये कम्युनल अवार्ड लाया गया, गांधी जी उस टाइम पे जेल में थे। कहाँ पर थे, यरवड़ा में। ठीक है, यरवड़ा में गांधी जी थे। तो गांधी जी ने क्या किया, यरवड़ा में ही इन्होंने इनडेफिनेट फास्ट करना शुरू किया कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये, तुम इस चीज के तहत तुम वापस से इंडियंस के अंदर डिवीजन जो है ना वो क्रिएट कर रहे हो। ऑलराइट, गांधी जी वॉज अगेंस्ट सेपरेट इलेक्ट्रेट, बट गांधी जी सपोर्टेड रिजर्वेशन समवेयर। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रेट और ज्यादा नेगेटिव टर्म था, रिजर्वेशन तो ठीक है, इट वाज कंपेयर टू सेपरेट इलेक्ट्रेट वो नेगेटिव नहीं था। ठीक है, रिजर्वेशन। सो गांधी जी ने जब इनडेफिनेट फास्ट करना शुरू किया कम्युनल अवार्ड के खिलाफ में, तो उस टाइम पे बहुत से नेशनलिस्टिक लीडर्स आए, मिले, लेकिन एट द एंड दो जो बी आर अम्बेडकर साहब है वो आए, दोनों के बीच में बातचीत होती है। गांधी जी ने कहा सेपरेट इलेक्ट्रेट मत एक्सेप्ट करो, रिजर्वेशन कर लो। एंड रिजर्वेशन के ऊपर फाइनली इन लोगों की बात हुई, एंड इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ विच वॉज नोन एज द पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ, कहां पर, यरवड़ा जेल के अंदर। इसके तहत क्या बोला गया, रिजर्वेशन बढ़ा दी गई 71 से 147 सीट्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, एंड 18% इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट किया, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, एंड दिस वाज द आइडिया। ठीक है, अब ये याद रखना, लोथियन कमेटी, लोथियन कमेटी किस चीज के लिए बनी थी, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, मतलब इलेक्शंस के लिए लोथियन कमेटी को बनाया गया था। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसी टाइम पीरियड पे पता चलता है कि भाई गांधी जी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, फॉर हुम, फॉर दी डिप्रेस्ड क्लासेस, अनटचेबल्स के लिए। तो एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी ने क्या क्या स्टेप्स अनटचेबिलिटी के लिए लिए थे, मतलब अनटचेबिलिटी को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए थे। तो दिस इज समथिंग दैट आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसी टाइम पीरियड पे देन जब यहाँ पे भारत में ये सब चीज चल रहा था, अंग्रेजों ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर दिया, और इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी पार्टिसिपेंट नहीं थे। गांधी जी ने और आईएनसी ने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पार्टिसिपेट किया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट एंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया।
एंड जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा था दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब पॉलिटी के अंदर आप पढ़ेंगे कि भाई जीओआई एक्ट 1935 के वेरियस फीचर्स क्या हैं, तो उसके ऊपर आपसे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे एक नया कानून बन चुका था तो इसके तहत अब कहा गया कि हमें जो है ना इस नए कानून प्रणाली के तहत भारत के अंदर एक नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इस नए कानून प्रणाली के तहत लोगों को उस हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जो अभी तक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पुराने कानून प्रणाली के हिसाब से, पुराने इलेक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से है। अब जो है एक नया संवैधानिक ढांचा भारत के अंदर बन चुका है। ये सब क्या था? ये सब एक संवैधानिक ढांचा था। एंड अब इसके तहत उनको करना था, तो इन लोगों ने क्या किया? इलेक्शंस अनाउंस किए। अब इलेक्शंस अनाउंस किए तो उस टाइम पे कांग्रेस ने इलेक्शंस लड़े। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर 11 प्रोविंसेस थे। 11 प्रोविंसेस थे तो कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस लड़े और उस 11 प्रोविंसेस में 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस को क्या मिला? मेजॉरिटी मिला। ठीक है, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिला, मतलब इन्होंने मेजॉरिटी अपनी सरकार बनाई। 2 प्रोविंसेस में इन लोगों ने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया, और बाकी के 2 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। ये याद रखना, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो मतलब बेसिकली कांग्रेस की सरकार कितने जगहों पर थी? 9 जगहों पर, 9 प्रोविंसेस में। ऑलराइट, ये जो 11 प्रोविंसेस है ना, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस है इंडिया के अंदर, ये चीज याद रखना है आपने। अब 1937 में जब कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई, 1937 से लेकर 1939 तक ये लोग ने काम किया, इंडियंस के फेवर में इन लोगों ने काम किया। जो भी अंग्रेजों ने भारत विरोधी काम किए थे ना, उसके विपरीत होके इन लोगों ने इंडियंस के समर्थन में ये सब काम किया। लेकिन तभी जाके 1939 के सितंबर 1 में जर्मनी अटैक्स पोलैंड एंड वहां से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि ये नॉर्मल डेट्स हैं। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो फर्स्ट को अटैक किया गया बाय जर्मनी ऑन पोलैंड। थर्ड को ब्रिटिश ने ये बोल दिया कि भाई वी आर एट वॉर विद जर्मनी एंड इंडिया जो है हमारा साथ दे रहा है। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ बोल दिया, कांग्रेस ने बोला भाई हमसे पूछ तो लो, इंडियंस ने बोला पूछ तो लो हमसे, तुम क्या कर रहे हो। फिर जब इन लोगों ने हमसे, हाँ इन लोगों ने हमसे बगैर पूछे ये चीज़ कहा, हमने, ठीक है, हमने कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस ने उस टाइम पे डिमांड कर दिया भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एंड इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, अगर ब्रिटिशर्स को हमारा सपोर्ट चाहिए तो। उस टाइम के वाइसरॉय थे लिनलिथगो। लिनलिथगो ने ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। जब डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, हमने गुस्से में आके एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि 15 लोगों का कमेटी था, उसका मीटिंग किया वर्धा में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इस कमेटी के मीटिंग में 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल के आए। गांधी जी सपोर्टेड द ब्रिटिश कि भाई हमें जंग लड़नी चाहिए, ब्रिटिश का सपोर्ट करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई हमें पहले अंग्रेज अगर आज़ादी दे देंगे तो हम सक्षम रहेंगे अंग्रेज़ों को समर्थन करने में। एंड तीसरा था सुभाष चंद्र बोस और सोशलिस्ट ग्रुप्स। इन लोगों ने कहा कि हमें इस मौके को यूज़ करना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। बट फाइनली जो है एक रेजोल्यूशन पास किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। कहा गया कि भाई ये लोग जो एग्रेशन है ना, फासिस्ट एग्रेशन, उस चीज़ को कंडेम करते हैं। मतलब जो जर्मनी एग्रेशन कर रहा है ना, उस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। इन लोगों ने वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। ब्रिटिश अगर डेमोक्रेटिक चाहती है, ब्रिटिश अगर खुद को डेमोक्रेसी दर्शाती है, तो सबसे पहले वो डेमोक्रेटिक नज़रिए से हमारे कॉलोनीज को इंपीरियलिज्म से छुटकारा दे एंड गवर्नमेंट को अपने वॉर एम्स डिक्लेयर करनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना है गाइस, एग्जामिनेशन ने कई दफ़ा ये सवाल पूछे हैं एंड ये बेसिक चीज़ है, ये अपने को याद रखनी है। जब हमने ये रेजोल्यूशन पास किया CWC का, तो उसके बाद क्या किया गया कि लिनलिथगो ने उस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखो लिनलिथगो का स्टेटमेंट आया, ठीक है, वो चीज़ भी लिनलिथगो ने ये कर दिया। ऑलराइट, और लिनलिथगो ने कहा कि भाई हम जो है डिफाइन, यही लिनलिथगो ने डिफाइन नहीं किया कि भाई अगर वॉर वो लोग जीत रहे हैं तो उसके बाद इंडिया का क्या होगा, इंडिया के साथ वो क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में लिनलिथगो ने कुछ भी बात नहीं करी। जब उसने कुछ भी बात नहीं करी तो बस उसने ये चीज़ बोल दिया कि हम जो है ना इंडियंस का एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी के साथ जो भी हम वॉर के अंदर कर रहे हैं ना, वो कमेटी के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि तुम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे, ऐसा। अब ये चीज़ तो हमें चाहिए नहीं थी, हमें तो ये चीज़ चाहिए थी। और फिर इसके रिटेलिएशन में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सीधा बोला भाई वी डू नॉट सपोर्ट वॉर, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अब रिजाइन किया, दैट इज इन 1939। एंड इधर अब पॉइंट ये था कि क्या हमें मास स्ट्रगल जैसा CDM अपन ने किया था, क्या हमें इस टाइम पे करना चाहिए? तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, वी विल नॉट डू अ मास स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि
एलाइड कॉज, मतलब ब्रिटिशर्स का कॉज सही था। इंडियन पॉलिटिकल लेवल पे अभी कमज़ोर थे। लोग जो हैं थके हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, तो लोग थके हुए थे। सो दिस वाज द आइडिया। लेकिन सुभाष बोस एंड जो सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट ग्रुप्स थे, वो लोग चाह रहे थे कि हम जो है जल्द से जल्द शुरू कर दें एक मास मूवमेंट, क्योंकि जब अंग्रेज व्यस्त हैं यूरोप में जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ने में, उस टाइम पे अगर हमने भारत के अंदर ही एक मास मूवमेंट शुरू कर दिया, तो अंग्रेज कहाँ ध्यान देंगे, यूरोप के अंदर कि इंडिया के अंदर। तो जब उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, उस टाइम पे हम हमारे एजेंडास फुलफिल कर सकते हैं, ऐसा सुभाष बोस एंड सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट ग्रुप का कहना था। लेकिन गांधी जी जाहिर सी बात है इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सुभाष चंद्र बोस साहब ने कांग्रेस को छोड़ा और उन्होंने अपना खुद का एक पैरेलल कांग्रेस स्टार्ट करने की बात करी फॉर अ इमीडिएट स्ट्रगल। तो ये चीज़ याद रखना कि कब उन्होंने ये कहा था। अब उसी के जस्ट बाद क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है, ये आप पढ़ लेना बाद में। जब अंग्रेज, एक साल बीत जाता है, अंग्रेज़ों को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो कांग्रेस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो अंग्रेज़ों ने कहा, एक अगस्त ऑफर, अगस्त के महीने में अंग्रेज़ों ने इंडियंस को एक ऑफर दिया, एंड दैट वाज नोन एज दी अगस्त ऑफर। अब वो ऑफर के अंदर क्या क्या कहा गया कि भाई तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट रहेंगे, वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम एक्सपैंड करेंगे और उसके अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन होगा। जो भी तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, भारत का संविधान बनाना। तो अगस्त ऑफर ने पहली बार ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बना के देंगे, ठीक है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेनली ऑफ इंडियंस, ये वर्ड याद रखना, मेनली, एग्जाम कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, मेनली के बदले यहाँ पे डाल देगा सोलली, मेनली के बदले सोलली डाल देगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मेनली मतलब क्या, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 51 हो सकता है, 81 हो सकता है, 91 हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मेंबर्स तो नॉन इंडियंस रह सकते हैं। लेकिन सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, मेनली ऑफ इंडियंस, मतलब ब्रिटिशर्स का देखरेख रहेगा। तो ये चीज़ अपने को गवारा नहीं थी। एंड कहा गया कि भाई माइनॉरिटीज़ का कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनॉरिटीज़ का कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लाना है, बदलाव करना है वगैरह वो सब, तो माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा। तो ये चीज़ें हमें गवारा नहीं थी। और इस टाइम पे जो स्टेटमेंट दिए गए वो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे नेहरू जी ने कहा था डोमिनियन स्टेटस जो है इट इज़ डेड एज अ डोरनेल। ये सबसे पहली बार था जब अंग्रेज़ों ने अगस्त ऑफर के तहत भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की जो है ना चीज़ मंजूर करी थी। इसके पहले अंग्रेज़ों ने कभी मंजूर नहीं करा, लेकिन अब नेहरू साहब ने कहा डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज अ डोरनेल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुस्लिम लीग का यहाँ पे रिस्पांस क्या था, मुस्लिम लीग को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि अगस्त मुस्लिम लीग को यहाँ पे अब मोहम्मद अली जिन्ना को एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, दैट इज़ पाकिस्तान। एंड यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, क्योंकि सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान की बात अगस्त ऑफर ने करी ही नहीं। सो दिस वॉज इट। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए, फर्स्ट टाइम राइट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया अंग्रेजों ने, एंड डोमिनियन स्टेटस को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया। जब इंडियंस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया, तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर और पीड़ा डालना शुरू किया, ऑर्डिनेंसेस पास किए, नकारात्मक रूप से अरेस्ट करना शुरू किया, फोर्सफुल ज़बरदस्ती किया। उसके रिटेलिएशन में हमने क्या किया, लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मेन एंगल ये था, गांधी जी ने कहा था कि भाई हम जो है मास मूवमेंट नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक गांव का मैसेज लेके गांव गांव जाएगा, और अगर उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया तो वो गांव गांव जाते जाते दिल्ली पहुंचेगा। और अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो उस गांव का दूसरा व्यक्ति वही मैसेज लेके गांव गांव जाते जाएगा, और अगर उसे भी अरेस्ट कर लिया तो तीसरा व्यक्ति जाएगा। ऐसे एक एक व्यक्ति जाएंगे, सब एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक व्यक्ति जाएंगे, और जो अरेस्ट नहीं हुआ वो दिल्ली जाएगा। अब उसमें एम क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, कि भाई हमारे अंदर पेशेंस है, वीकनेस नहीं, हम जो है वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते नाजिज्म और डबल ऑटोक्रेसी, मतलब जो ब्रिटिश भारत के अंदर कर रही थी। ऐसे करते करते दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू हुआ। सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे, सेकंड वाज जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जो है आपको ढूंढना है, हु वाज द थर्ड वन। अब उसके बाद जब जर्मनी और ज़्यादा जीतते चले जा रहा था, फिर अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ होता है नहीं भाई अब तो इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी तक जापान भी वर्ल्ड वॉर के अंदर आ चुका था, एंड जापान वाज आल्सो सपोर्टिंग। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि वो एक नया कमीशन बिठा के भेजेंगे, दैट इज सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स को।
एंड क्रिप्स को उन लोगों ने भारत में भेजा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश हार रहे थे, जापान आ चुका था जंग में, एंड ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर था कि भाई इंडियंस का सपोर्ट लो। जब क्रिप्स आया तो क्रिप्स ने भी वही सेम चीज रखी, भाई डोमिनियन स्टेटस है तुम्हारे पास, तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे अब सोलली, ये याद रखना, अब मेनली नहीं है, सोलली है। एंड फ्रीडम ऑफ प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन द यूनियन टू हैव अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश, ये चीज हमें गवारा नहीं थी, क्योंकि ये सेशन को मंजूरी देती थी। ओके, कि भारत आज़ाद होगा, मतलब आज़ाद तो नहीं, जब भारत के पास सेल्फ गवर्नमेंट आएगा तो भारत के अंदर क्या होगा कि भाई अगर एक पर्टिकुलर रजवाड़ा है उसे भारत के अंदर नहीं रहना, भारत के जियोग्राफिकल एरिया में रहने के बावजूद भी, तो वो अंग्रेजों के साथ एक अलग एग्रीमेंट करेगा। सो दिस वाज समथिंग जो हम नहीं करना चाह रहे थे। डिफेंस ऑफ इंडिया किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। सो ये सब चीज़ों को भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला? गांधी जी ने बोला। फेलिंग बैंक किसने बोला? नेहरू ने बोला। एंड क्रिप्स मिशन के टाइम पीरियड पे कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल निगोशिएटर्स कौन से? तो इट वाज नेहरू एंड मौलाना आजाद। अब जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हुआ, उस टाइम पे गांधी जी ने अब डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया। 8, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कांग्रेस के लोगों को ऑर्डर दिया कि भाई सबको बुलाओ ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। एंड वहां पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई अब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, भारत छोड़ो यात्रा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसका मंत्र उन्होंने दिया, करो या मरो, डू और डाई। एंड अब उन्होंने कहा कि अब हम आज़ादी लेके रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने कहा पहले अहिंसा, उसके बाद, ठीक है, उन्होंने हिंसा नहीं किया। लेकिन जैसे ही 8 अगस्त को इन्होंने ये किया, ठीक है, ग्वालियर टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी, 9 अगस्त को सुबह 3-4 बजे ही ये सारे लीडर्स जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया था, उन सब लोगों को अरेस्ट करके अननोन लोकेशंस पे लेके चले जाया गया अंग्रेजों द्वारा। एंड 1942 से लेके 1945 तक, जब तक जंग खत्म नहीं हुई, इन लीडर्स को जेल में रखा गया। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हो गया? लीडरलेस। लेकिन वो लीडरलेस वाले टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे उभर के आए जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को एक दिशा दिया। एंड वो उन लोगों का यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज आपसे सवाल पूछेंगे, इट इज वेरी वेल गोइंग टू बी आस्क्ड। उषा शर्मा के ऊपर बहुत सवाल बनाए गए हैं कि भाई किसने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट करी। ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग किया गया है कि भाई पैरेलल गवर्नमेंट्स कहाँ पे शुरू हुए। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब क्या? हम अपने आप में इंडियंस ने वहाँ पे खुद के ऑफिसेज बना लिए थे, भाई अगर तुम्हें दिक्कत है, कुछ कानूनी चीज़ है तो हमारे पास आओ, अंग्रेजों के पास मत जाओ। तुम्हें अगर पुलिस वाली दिक्कत है, हमारे पास आओ, अंग्रेजों के पास मत जाओ। दैट वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट। ओके, एवेल्युएशन के ऊपर भी सवाल पूछा गया है कि भाई जब मूवमेंट लीडरलेस हो चुका था उस टाइम पे जो इन लोगों ने मूवमेंट को लेके गए थे तो उसका इवेल्युएशन क्या है। सो दैट वॉज द आइडिया। अब उसी टाइम पीरियड पे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था ये मूवमेंट वालों, जो इंडियंस थे उनके ऊपर। तो वो अत्याचार को देखते हुए गांधी जी जो जेल में थे, गांधी जी ने क्या किया? 21 दिन का फास्ट किया। और ये सवाल पूछा गया बाय द यूपीएससी। ठीक है, 21 दिन का फास्ट किया। अब 21 दिन का फास्ट किया तो जब लोगों को पता चला कि यार गांधी जी ने हमारे लिए फास्ट किया हुआ है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों के अंदर। सो गांधी जी ने ये फास्ट क्यों किया था? ताकि वो बता सके कि अंग्रेज तुम जो अत्याचार कर रहे हो, तुम जो रिप्रेशन कर रहे हो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोध में, वो गलत है। ठीक है, तो दैट वाज द आइडिया। हाउएवर बाकी के लोगों को 1945 में छोड़ा गया, गांधी जी को 1944 में, क्योंकि उनके हेल्थ कंडीशंस थे। इसी टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना को अरेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट सपोर्टिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सो दैट इज वाई उस टाइम पे पाकिस्तान डे, क्योंकि इनको पाकिस्तान चाहिए था तो पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व्ड। ऑलराइट, एंड देन फिर उसके बाद जब कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे तो उस टाइम पे भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कंटिन्यू होते रहना चाहिए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो इनिशिएटिव्स है वो लिए। उनमें से एक व्यक्ति थे, दैट इज राजा जी, दैट इज सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी ने क्या किया? राजा जी फॉर्मूला इन्होंने बोला। एंड उस राजा जी फॉर्मूला को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम लीग, पहले हम दोनों साथ में मिलके आज़ादी ले लेते हैं, जब पूर्ण रूप से आज़ादी मिल जाएगी हमें, तो जो एरियाज़ को तुम बोल रहे हो पाकिस्तान चाहिए एरियाज़ में, उन एरियाज़ के अंदर अपने क्या कर लेंगे? प्लेबिसाइड करवा देंगे। वहाँ के लोग अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गांधी जी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, बीइंग मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस चीज़ को नहीं सपोर्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और नया इनिशिएटिव आया, दैट इज देसाई लियाकत अली पैक्ट। दैट इज
भुलाभाई देसाई आईएनसी के लीडर थे एंड लियाकत अली जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के डेप्यूटी थे। तो यहाँ पर ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो इन लोगों ने बोला कि भाई अपने इस चीज़ को सॉर्ट करते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो बातचीत हुई इट वॉज, ठीक है, दिस वॉज देयर। एंड इस चीज़ को भी जब मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला, मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधा सीधा देसाई लियाकत अली को बोला, सॉरी लियाकत अली को बोला, भाई इसको चौकड़ी मारो, अपने को नहीं चाहिए, वी वांट पाकिस्तान। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, कांग्रेस के लीडर्स और बाकी सब लोगों को छोड़ा गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो एंड होने के टाइम पीरियड पे जो भी ब्रिटिशर्स के साथ लोग थे, जो भी दूसरे कंट्रीज़ ने ब्रिटिशर्स के साथ जंग लड़ी थी साथ में मिलके, ब्रिटिश के आवाम ने, यहाँ पर सब लोगों ने बोला भाई इंडियंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इंडियंस को तुमने क्या करना है, यू नीड टू गिव बैक टू द इंडियंस, इंडियंस को अधिकार दो, क्योंकि इंडियंस के बगैर हम ये जंग कभी जीत नहीं सकते थे। एंड उस टाइम पे जो वाइसरॉय था इट वॉज वेवल। सो वेवल ने क्या किया कि भारत आके उसने एक पावर जो है ना इंडियंस को ट्रांसफ़र करने की बात करी, मतलब साइजेबल नंबर ऑफ पावर, एंड क्या क्या वो इंडियंस को देने वाले हैं। तो वो चीज़ वेवल ने क्या किया था, जब वो लंदन में था तो उसने घोषणा करी थी, घोषणा करके जब वो भारत आया और वो घोषणा को बोला गया द वेवल प्लान। जब घोषणा करके भारत आया तो इस वेवल प्लान के ऊपर डिस्कस करना भी ज़रूरी था। तो इसने आईएनसी और मुस्लिम लीग के लीडर्स को बुलाया शिमला में और एक शिमला कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया, जहाँ पर इसने जो घोषणा करी थी ना वेवल प्लान के तहत, वो सभी चीज़ों के ऊपर इसको बात करनी थी। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया इन 1945 वेवल प्लान के साथ, ठीक है। अब जब ये चीज़ हुआ, ऑलराइट, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेवल कॉन्फ्रेंस, इस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट से दी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 21 पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया गया था टू द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश दैट इज शिमला। अब ये जो है प्लान फेल हो गया, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट पास नहीं हो पाया। उसी टाइम पीरियड पे इंडियन नेशनल आर्मी जो आईएनए थे ना, दैट इज सुभाष चंद्र बोस की आर्मी, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया था एंड उसी को अपने कहते हैं द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। और इन्हीं इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स के अंदर जो पहले 3 कमांडर्स थे, तीनों अलग अलग धर्म के, उनको रेड फोर्ट पे फांसी की बात करी गई, फांसी दी गई, दैट इज शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एंड प्रेम कुमार सहगल, ये 3 लोग थे। और इनको चार्ज किससे किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको चार्ज किया गया था वेजिंग वॉर अगेंस्ट द एम्परर द इंडियन आर्मी एक्ट 1911, क्योंकि उस टाइम पे और कोई दूसरा कानून प्रावधान नहीं था, सो दैट इज वाई दे डिड दिस। अब जो आईएनए पीओडब्ल्यू का ट्रायल्स है ना, इसी ट्रायल्स को कहा जाता है द एज ऑफ द वोल्केनो, क्योंकि इंडियंस के अंदर गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा फटा कब, जब ये चीज़ किया गया, जब पब्लिकली आईएनए वालों को ह्यूमिलिएट किया गया तब। सो दैट वाज द आइडिया, ठीक है। तो ये याद रखना कौन से लोगों ने ये आईएनए के जो सोल्जर्स थे उनके लिए वकालत करी एंड ऑल दैट चीज़ें, एडवोकेट जनरल कौन थे, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब जैसे ही आईएनए का ट्रायल्स ख़त्म हुआ, उसके साथ साथ इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे, ठीक है। आईएनए का ट्रायल खत्म हुआ, उसी के साथ साथ इलेक्शंस भी खत्म हुए थे, एंड इलेक्शंस के बाद देन एक कैबिनेट मिशन जो है वो भारत के अंदर आता है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन आपसे क्या पूछेगा कि भाई कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन हैं, उसका पर्पस क्या था, ऑलराइट। अब यहाँ पे वो क्रोनोलॉजी में सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेट्स के ऊपर गेम है और 1 ही 2 साल की बात है। क्रोनोलॉजी वो पूछेगा ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, राजा गोपालचारी फार्मूला, देसाई लियाकत अली, कैबिनेट मिशन, आईएनए पीओडब्ल्यू ट्रायल्स, ऐसे करके। और उसको पूछना भी है तो वो इन्हीं सब चीज़ों के बेसिक एलिमेंट्स में सवाल पूछेगा, इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब वो कैबिनेट मिशन के ऊपर सवाल पूछ सकता है कि भाई कैबिनेट मिशन का मेन पर्पस क्या था, ठीक है, एंड कैबिनेट मिशन में कौन से लोग आए थे, दिस इज गोइंग टू बी देयर, जो वो लोग यहाँ पे सवाल पूछेंगे, ऑलराइट। सो अब कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, क्योंकि इलेक्शंस हो चुके थे, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जो भारत का संविधान बनाएगी। एंड भारत का संविधान बनाते बनाते फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि भारत को आज़ादी देनी है, और उन्होंने वेवल को हटा के एक नए गवर्नर जनरल को भेजा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, एंड दैट इज लॉर्ड माउंट बैटन। एंड देन उनके बाद भारत जो है वो आज़ाद हो गया, दैट इज इंडिया गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस। यहाँ पे माउंट बैटन प्लान के ऊपर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में आपको समझाता हूँ कि जब माउंट बैटन को भारत भेजा गया, माउंट बैटन को यही बोल के भेजा गया था कि भाई इंडिया को अपने को जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ना वो करना है।
अब जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना है तो माउंट बैटन को सबसे ज़्यादा पावर दिए गए थे कंपेयर टू द प्रेडेसेसर्स, जो इनके पहले गवर्नर जनरल्स थे, वाइसरॉयज थे, उनसे ज़्यादा अधिकतर पावर इनको दिया गया था। इनको कहा गया था कि भाई तुम्हें हमसे घड़ी-घड़ी जो है ना सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डिसीजन ले सकते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी जब उनको ये पावर दिए गए थे, येट उन्होंने मेजरली बातें जो है ना ब्रिटेन भेजी और वहाँ से सलाह मशवरा करके फिर ही जाके डिसीजंस लिए। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे जो कैबिनेट मिशन था उसका एक मकसद था, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन कैबिनेट मिशन ने ये चीज़ बोला था और अंग्रेज़ों के मन में ये था कि अगर एक डिवाइडेड इंडिया रहेगा तो वो कमज़ोर रहेगा, आगे चल के जो ब्रिटिश का अगर रिलेशन बनना भी है तो कमज़ोर जो बटा हुआ हिस्सा रहेगा ना पाकिस्तान, वो कमज़ोर रहेगा। So that is why British government and the cabinet mission, they did not want a divided India. They wanted a united India because future में उनको एक strong partner चाहिए था। बट जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया कि भाई लड़के लेंगे पाकिस्तान, चाहे कैसा भी लेना पड़े लड़के लेंगे पाकिस्तान, उस टाइम पे हज़ारों की मौत हो गई। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अंडरस्टूड कि भाई पाकिस्तान देना पड़ेगा इनको। सो उस टाइम पे अब माउंट बैटन जो है वो सोचते हैं एंड देन माउंट बैटन कम्स अप विद द प्लान कि भाई ये एरियाज में अपने डिवीजन करेंगे और इस एरियाज को भारत के साथ रहने देंगे, मतलब दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी देयर। और उस प्लान को जब इसने लंदन भेजा तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस जब हो गया तो उस प्लान को कहा गया जून 3 प्लान, या उसको माउंट बैटन प्लान भी कहा गया। और उसी जून 3 प्लान के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी गई, 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दी गई। उसके पहले डिविजन्स कर दिए गए थे, ठीक है। एंड वो डिविजन्स के लिए क्या किया गया था, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था, ही वॉज नोन एज सिरिल रैडक्लिफ। और ये सिरिल रैडक्लिफ ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही जगह पे इसने वो बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करे थे। तो दिस इज गोइंग टू बी देयर। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन जो जो मैंने आपको बोला ना उसी कंटेक्स्ट में सवाल पूछेगी। अब साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन में पॉइंट्स लिखे हैं ना, बस वही चीज़ आप पढ़िए, मॉडर्न के लिए ज़्यादा त्रास मत लीजिए। जो माइंड मैप मैंने दिया है और जो यहाँ पे एंड में जो आपको एडिशंस करे गए हैं ना कि एग्जाम किस तरीके से ट्रैप जो है यहाँ पे सेट कर सकती है, ठीक है। तो ये वाले ट्रैप्स बस आप पढ़ लेना, ऑलराइट। एंड जो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट है बस उतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऑलराइट। सो इसी के साथ वी कंप्लीट हिस्ट्री एंड आई सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद। यहाँ पे हिस्ट्री अपना खत्म होता है, दिस सब्जेक्ट इज ओवर, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट मतलब कोई और वीडियो के लिए अपने मिलेंगे, ऑलराइट, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू एंड जय हिंद।